जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के एस में। तो दोस्त ये हमारा साइंस का सेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने साइंस को और पढ़ते हैं। जैसा कि दोस्त अपने पिछले सेशन में देखा था हमने किस प्रकार मिश्रणों के घटकों को अलग अलग करने के लिए उनके अलग अलग विधि देखा। हमने अभी लगभग 5 विधियाँ देख चुके हैं दोस्त। 5 लगभग विधि हमने देखा। अपने वाष्पीकरण उसमें देखा, डाई को किस प्रकार हम अलग कर रहे थे दोस्त। अगर द्रव में मिले हुए हैं और उनके घनत्व अलग हैं दोस्त, अघुलनशील हैं, तो हमने उसको किस विधि से अलग किया ये आपने देखा। तो चलिए दोस्त सेशन को आगे लेकर चलते हैं और कुछ विधियां हैं जो आपको पढ़ना है, समझना है, उसे समझते हैं। तो चलिए दोस्त एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्त देख सकते हैं आप 2.3.6 जिसमें आप इसमें समझने वाले हैं दोस्त। अभी हम क्या समझ रहे हैं दोस्त, समझेगा। अभी हम एनसीईआरटी का 2.3 जिसमें मिश्रणों के घटकों को पृथक्करण करना है, उस विधि उसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां आती हैं, जिसमें आपने पिछले सेशन में 5 विधि पढ़ा और ये छठा विधि है। आइए समझते हैं क्या कह रहा है कि 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। यानी कि आपने पिछले सेशन में पढ़ा था दोस्त कि 2 अघुलनशील 2 द्रव थे लेकिन वो अघुलनशील थे। जैसे कि जल में तेल, जल में ऑयल था, वो दोनों अघुलनशील है। उनको हम किस प्रकार अलग किए थे आपने देखा था। ये पॉइंट है कि 2 घुलनशील यानी कि 2 द्रव हैं दोस्त, लेकिन एक दूसरे से वो मिल चुके हैं, घुल चुके हैं। तो जब वो घुल कर एक मिश्रण जब बना रहे हैं तो उनके घटकों को हम कैसे अलग अलग करेंगे हम ये देखने वाले हैं। आइए देखिएगा दोस्त। पहला नंबर दोस्त किसे देखिए, इसे नाम दिया जाता है आसवन विधि। क्या नाम दिया जाता है दोस्त? आसवन विधि। 2 घुलनशील द्रवों को उनके घटकों को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये आसवन विधि क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें प्रयोग करते हैं, किन किन विधियों किन किन क्रियाओं द्वारा हम इन 2 अघुलनशील द्रवों को अलग करते हैं, आइए देखिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्त, आपके चित्र में दिख रहा होगा, ये आपका इसको हम आसवन फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन फ्लक्स। एक घड़े के आकार का एक ग्लास का एक पॉट रहता है दोस्त, जिसमें जल तथा एसीटोन का विलयन है। यानी कि जो जल है और एसीटोन है दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वो एक दूसरे में घुलित हो जाते हैं। तो यानी कि जो मिश्रण है वो हम इसमें रखे हुए हैं। और नीचे आप देख सकते हैं दोस्त, ये आपका बर्नर है, आप इस प्रकार देख सकते हैं। और ये आसवन जो फ्लक्स है दोस्त, इसमें आप देख सकते हैं ये कॉर्क लगाकर और इसमें थर्मामीटर फिक्स किया गया। क्यों किया गया है अभी आगे समझेंगे। ये आपका स्टैंड है जिसे क्लैंप कहते हैं। और ये देखिए दोस्त, एक इसमें एक नली नुमा कर एक आपको शीशे के आकार का मिलेगा। इसके ऊपर देखिए जल संघनक है। इस विधि को करने के लिए क्या क्या हम उपयोग कर रहे हैं आपको ये हम समझा रहे हैं दोस्त। ये जल संघनक है। जल संघनक क्या करेगा, इसमें दोस्त ठंडे जल होंगे। क्या होंगे? ठंडे जल होंगे। क्यों होंगे जस्ट आगे हम समझेंगे। अब समझेगा अब क्या करना है। जो मिश्रण है, ध्यान समझेगा तो, जो मिश्रण है, जो घुलनशील मिश्रण है, जैसा कि हमने जल और एसीटोन के लिया, हम उसको बर्नर से टेम्परेचर देंगे। क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे। और ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है दोस्त। वो थर्मामीटर किस लिए है? वो इसलिए है दोस्त कि जब हम बर्नर से ताप दे रहे हैं तो लगभग ताप कितना तक पहुंच चुका है उसकी रीडिंग के लिए वो थर्मामीटर लगाया गया है। अब समझिएगा दोस्त। अब इसमें क्या होगा कि 2 घुलनशील द्रव पदार्थ होंगे तो उनमें से किसी एक द्रव का, जैसे एसीटोन है और जल है, किसी एक द्रव का दोस्त जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर वह द्रव गैस में परिवर्तित होने लगते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसी द्रव, दोनों द्रव का एक दूसरे से अलग होंगे। अब जैसे इस यहाँ पर जैसे दोस्त आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एसीटोन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम नज़र आएगा आपको। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और जैसे इसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचेगा, तैसे ही जो एसीटोन है दोस्त, ये आपका जो लिक्विड अवस्था में मौजूद है पानी के साथ, ये वाष्प में बदलना शुरू होगा।
और जब ये वाष्प में बदलना शुरू होगा तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ से एसीटोन निकलेगा गैस के रूप में और यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार इधर आएगा। और देखिएगा दोस्त, आपने पढ़ा है, हमने पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था को, जैसे गैस की पदार्थ की अवस्था जो होता है दोस्त, उसे आप ठंडक करते हैं यानी ठंड उसको देते हैं, या फिर शीतल देते हैं, या फिर उसको कंप्रेस करते हैं यानी उसको दबाव बढ़ाते हैं, तो उसके अणु जो होते हैं पास आते जाते हैं। और जब वो पास आते जाएंगे दोस्त, तो जो गैस अवस्था है वो किस में तब्दील हो जाएगा? द्रव में। अब वो और उसे प्रेस करेंगे या फिर और शीतलन उसको देंगे तो वो किस में हो जाएगा? ठोस में। तो आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर जो गैस रूप में एसीटोन जा रहा है, एसीटोन जो गैस रूप में जा रहा है वो जल संघनक इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर जल जो है शीतल अवस्था में है और ये एसीटोन जो गैस अवस्था में दोस्त इस ठंडक को प्राप्त कर शीतलन को प्राप्त कर वह द्रव अवस्था में आ जाएगा। और आप देख सकते हैं इस प्रकार एक अलग ही बीकर में ये एसीटोन लिक्विड अवस्था में आकर एक एक बूंद बूंद कर आपका अलग हो जाएगा और जो फ्लक्स में बच जाएगा दोस्त, और ये ताप जो है टेम्परेचर है बंद कर देंगे जब हमें आकलन के अनुसार लगेगा कि हाँ एसीटोन सभी वाष्पीकृत हो चुके हैं, तो इस फ्लक्स को क्या कर देंगे, इस बर्नर को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा वाटर और यहाँ पर आपको एसीटोन दिखेगा। हमने क्या सीखा दोस्त? हमने ये सीखा कि अभी दो घुलनशील जो द्रव हैं जब एक दूसरे में जो घुल जाते हैं उनको अलग करने के लिए हमको आसवन विधि अपनाया जाता है। यानी कि अगर आपके एमसीक्यू में पूछेगा कि दो द्रव जो घुलनशील हैं उनको अलग करने के लिए कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो आसवन विधि का। कौन से विधि का? आसवन विधि का। आइए चलते हैं, देखिएगा यह है जिसको इंग्लिश में डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है दोस्त। इस विधि का प्रयोग या उपयोग कर वैसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिनके घटक विघटित हुए बिना उबले, जिनके घटक का क्वथनांक के मध्य अंतराल हो। यानी कि समझिएगा, यानी कि दो जो द्रव लिए हैं दोस्त जो एक दूसरे में घुल चुके हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट या उनके क्वथनांक में काफी अंतराल होगा। यानी कि समझिएगा, काफी अंतराल होने का मतलब लगभग इतना ज्यादा अंतराल होगा दोस्त कि हम जब ताप देंगे तो हमारा जो सबसे पहले आएगा वह द्रव वाष्प हो जाएगा बिना दूसरे वाले द्रव के वाष्प में बदलने से पहले। यानी कि दो द्रव जो हैं दोस्त उनके क्वथनांक के बीच काफी अंतर होंगे, तब यह विधि अपनाया जाएगा। यानी कि सेकेंड क्वेश्चन समझिएगा, सेकेंड क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन में दे देता है कि दो घुलनशील द्रव हैं उनको हम पृथक करना चाहते हैं परंतु उनके क्वथनांक के बीच का अंतराल काफी कम है, तो क्या हम आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं। क्या हम आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। आसवन विधि का तब प्रयोग करेंगे जब उन दो द्रवों के क्वथनांक के बीच में अंतराल ज्यादा हो, यही है दोस्त कि जिनके घटक क्वथनांक के मध्य अंतराल अधिक हो। अंतराल क्या हो? अधिक हो। अब समझिएगा, एक आता है प्रभाजी आसवन विधि। आपने अभी आसवन विधि देखा, एक आता है प्रभाजी आसवन विधि यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो था डिस्टिलेशन, आप देख सकते हैं ये डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दोस्त की सेम वही प्रोसेस है, एक प्रयोग उसमें और जुड़ेगा। समझिएगा, ये भी दो घुलनशील द्रवों को अलग करता है परंतु पहला कंडीशन कि इन द्रवों के क्वथनांक के बीच में जो अंतराल होता है वो कम होता है। लगभग 25 केल्विन के कम होने की संभावना होती है। मतलब कि अगर आपको ऐसा मिश्रण मिला हुआ है जो दो द्रव दिख रहे हैं या उससे अधिक द्रव दिख रहे हैं परंतु उनके क्वथनांक के बीच लगभग 25 केल्विन से कम क्वथनांक है उनका, और कहीं 25 से अधिक हो या फिर अधिक उनका क्वथनांक हो तो आप आसवन विधि लगाएंगे। परंतु उन दो द्रवों के बीच में जो क्वथनांक का मतलब सिंपल समझिए दोस्त कि वो अगर द्रव अवस्था में है तो वो गैस अवस्था में बदलना चाहता है, तो उसके बीच उनका जो एक द्रव है, जैसे मान लीजिए ए है और बी है। अब मान लीजिए कि इसका 25 केल्विन है और इसका मान लीजिए 28 केल्विन है, तो इसके लिए आप आसवन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके लिए आप प्रयोग करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइए समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 से कम हो, 25 से कम हो और 25 से ज्यादा की बातें आएंगी तो किसमें हम आ जाएंगे? आसवन विधि में।
अब जैसे उदाहरण में देखिए, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, यानी कि वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब इत्यादि इत्यादि गैसें होती हैं दोस्त। उनके क्वथनांक के बीच में जो होता है अंतराल, वो 25 केल्विन से कम होता है। इस वजह से वायु में जो भी गैसें उपलब्ध हैं उनको पृथक्करण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्त, पेट्रोलियम उत्पाद के विभिन्न घटकों, यानी कि जो पेट्रोलियम उत्पाद आता है दोस्त, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग लिक्विड होती हैं दोस्त, और उनके जो क्वथनांक होते हैं उनके भी क्वथनांक लगभग 25 केल्विन से कम होते हैं। इस वजह से पेट्रोलियम को, उनके घटकों को अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, इसका उपकरण भी आसवन के समान नहीं होता, यानी कि इनके जो उपकरण लगेंगे वो आसवन के समान, मतलब जो आसवन में फ्लक्स लग रहा था, उसके बाद संघनक थे, वो सभी रहेंगे। उनके अलावा भी क्या रहेगा आगे देखिएगा दोस्त, नहीं होते हैं। केवल आसवन फ्लक्स और संघनक के बीच प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग, यानी कि जो आपने आसवन फ्लक्स घड़े के आकार का देखा था शीशा, उसके बाद आपने जो संघनक देखा था, इन दोनों के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ आ जाता है। क्या जाता है? प्रभाजी स्तंभ आ जाता है। एक क्वेश्चन दोस्त आपके लिए, हम आगे चित्र को देखें समझे उससे पहले एक क्वेश्चन समझिएगा। पहला क्वेश्चन यह है कि आसवन विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग वहां पर करते हैं दोस्त जहां दो द्रव्य घुलनशील हों, परंतु उन दो द्रवों के क्वथनांक के बीच में जो क्वथनांक का अंतराल हो वो अधिक हो। और प्रभाजी आसवन वहां प्रयोग करेंगे, वो भी दो द्रव घुलनशील होंगे, लेकिन उनके अंतराल, जो क्वथनांक के अंतराल होंगे, वो लगभग 25 केल्विन से कम होंगे। कितने? 25 केल्विन से कम होंगे। यही दो महत्वपूर्ण बात है, ये याद रहेगा, आपको क्लियर रहेगा ये। चलिए आप देख सकते हैं दोस्त, जैसा कि आपने देखा आसवन हमने विधि अपनाया था, तो हमारा ये संघनक फ्लक्स था, संघनक जल संघनक था, ये भी हमारा बीकर था, ये हमारा आसवन फ्लक्स था, ये स्टैंड था, बशर्ते ये जो है हमारा प्रभाजी कॉलम या प्रभाजी जो आप देख रहे हैं ग्लास के रूप में, ये चित्र जो है इसे हम प्रभाजी कॉलम कहते हैं, ये उपलब्ध नहीं था अपने डिस्टिलेशन में यानी आसवन विधि में। ये क्यों लगाया गया है समझेंगे। समझ लीजिए कि ये मिश्रण है, आपको इसमें ये मिश्रण है, इसमें बहुत सारी द्रव गैसें हैं, मतलब द्रव हैं, उनके क्वथनांक के बीच अंतराल लगभग 25 केल्विन से कम है। जब इन्हें टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, सेम इसका भी वही काम है दोस्त जो हम आसवन विधि में बताए थे, यानी कि टेम्परेचर का रीडिंग करना, ताप का रीडिंग करना। इसका भी वही काम है कि जो भी गैस आएगा उसको हम क्या करेंगे? ठंडक पहुंचाएंगे। क्या करेंगे? ठंडक पहुंचाएंगे। अब देखिएगा दोस्त, अब इसमें क्या होता है, देखिएगा दोस्त, इसमें क्या होगा, आपको आप गैस यानी जो मिश्रण है यहाँ पर उसको टेम्परेचर देंगे, इसमें विभिन्न विभिन्न द्रव और भी मौजूद होंगे। वो क्या होंगे कि जब उनको टेम्परेचर मिलेगा और उनका जैसे ही क्वथनांक बिंदु आएगा दोस्त, ये जो प्रभाजी कॉलम है इनके अंदर एक छोटा छोटा लगभग ग्लास के आकार में, ग्लास नहीं होते हैं, लगभग छोटा छोटा बॉल के आकार में ये एक शोधक होते हैं। शोधक अवशेषक होते हैं। अवशेषक मतलब कि जो यहाँ से द्रव जो भी गैसें निकलेंगी वो इनको अवशेषित करेंगे। इनको क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। यानी कि जो पहले निकलेगी वो पहले ऊपर जाएगी, वो धीरे धीरे ऊपर जाती जाएगी, यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद वाली यहाँ पर, उसके बाद वाली यहाँ पर, उसके बाद वाली यहाँ पर। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस मिश्रण में मौजूद जो थी द्रव है वो गैस में तब्दील होकर किस प्रकार एक लेयर में, यानी कि जो सबसे पहले क्वथनांक पहले आ जाएगा वो तो पहले वाष्प बनेंगी, वो पहले जाएंगी और अवशोषित होते होते वो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगी, और उसके ऊपर अवशोषित का बिंदु कुछ नहीं है तो वो वहां पर रह जाएंगी। उसके बाद जो द्रव रहेंगी वो वाष्पित होंगे, वो पुनः वो जाकर अवशोषित होकर वो एक लेयर में हो जाएगी। यानी कि जो भी मिश्रण है दोस्त वो वाष्प में तब्दील होकर एक लेयर में बनकर
तैयार हो जाएंगे और यही होता है प्रभाजी आसवन विधि। क्या होता है दोस्त? यही है प्रभाजी आसवन विधि। और आप देख सकते हैं इसमें किस तरह शुद्ध द्रव जो घटक हैं, शुद्ध द्रव के जो घटक हैं वो एक एक कर आते जाएंगे और किस तरह यह शुद्ध द्रव के घटक में बदल जाएंगे। ये गैस में फिलहाल हैं लेकिन यह द्रव में बदल जाएंगे। कैसे? क्योंकि इनको जल संघनन के द्वारा इनको शीतलता प्राप्त हो जाता है। और आपने पढ़ा है कि गैस को शीतलता देंगे या प्रेशर देंगे तो वो जल में तब्दील हो सकता है। जल में मतलब द्रव में तब्दील हो सकता है। ये रहा हमारा दूसरा। अब आइए चलिए सातवां देखते हैं दोस्त। सातवां में आपको दिखा रहा है दोस्त, यह बताना चाहता है कि किस प्रकार वायु से गैसों को हम पृथक करते हैं, यानी कि किस प्रकार हम वायु से जो भी उनके अंदर जो गैसें मौजूद हैं उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पहले वायु है जिसमें बहुत सारी गैसें घटक मिले हुए हैं। क्या करते हैं? दाब बढ़ाकर तथा तापमान कर करके वायु को समृद्ध तथा ठंडा करते हैं। यानी कि समझेगा, पहला विधि इस विधि में यह अपनाता है कि पहले उस वायु के मिश्रण को ताप कम करता है, यानी ठंडक उसको देता है, शीतलता देता है। उसके बाद उसको प्रेशर देता है और जिसके कारण गैसों के अणु संकुचित होते जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है, अब द्रवी वायु हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो गैस था उसको हम शीतलता दिए और उसको कंप्रेस किए तो उसके अणु पास पास आ गए, तो क्या वह द्रव गैस से द्रव अवस्था में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। ये आप जानते हैं और पढ़े भी हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। जो प्रभाजी आसवन कॉलम था, आपने ये देखा, ये जो प्रभाजी आसवन कॉलम है, और इसमें क्या कह रहा है कि प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होगा। समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्त, सबसे पहले उसने वायु लिया और वायु को कंप्रेस किया, शीतलता दिया, वह द्रवित वायु हो गया। और वह द्रवित वायु जो हमारा प्रभाजी फ्लक्स था, यानी जो प्रभाजी हमारा आसवन कॉलम था, उसमें लेयर बाय लेयर जो गैस हैं वो क्या हो गए हैं? एडजस्ट हो चुके हैं। अब उसको क्या कह रहा है? द्रवित रूप में वायु। अब उसको कह रहा है धीरे धीरे उसको गर्म करें। और गर्म करेंगे तो उस लेयर में जो द्रव की अवस्था में गैस उपलब्ध है दोस्त, वो किस में तब्दील हो जाएंगी? गैस में। किस में तब्दील हो जाएंगी? गैस में। यानी कि हम अपने वायु में से सबसे पहले वायु के जो भी घटक थे उसके अंदर जो भी गैसें थीं उसको पहले हमने द्रवित किया, और जब वो लेयर में एडजस्ट हो गए तो उसको तापमान, धीरे धीरे तापमान देकर उसको द्रव से पुनः उसको गैस में हम ला दिए। और हमने क्या किया कि गैस के सभी मिश्रणों को, उसमें जितने भी घटक हैं उनको निकाल कर, ये गैस के सभी इसमें मिश्रण है तो उनको निकाल कर अलग अलग स्टेप में हमने कर दिया। अलग अलग हमने क्या कर दिया? स्टेप में कर दिया। और ये द्रवित वायु हो गए और इनको धीरे धीरे टेम्परेचर देकर इनको गैस में तब्दील कर दिया। और इस प्रकार हम दोस्त वायु में से जो भी गैसें थी हमने एक इस लेयर में, एक स्तर में हम उन गैसों को अलग अलग कर लिए। ये याद उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। ये गैस दिया है और उनका क्वथनांक दिया है और वायु प्रतिशत यानी कि उसमें आयतन कितना होता है। जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन में 20.9 यानी 21% होता है, आर्गन का 0.9 होता है और नाइट्रोजन 70% होता है। उसी प्रकार क्वथनांक दिया है, यानी कि ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है वो -183 होता है। उसी प्रकार आर्गन का -186 होता है और नाइट्रोजन का -196। क्वथनांक का मतलब सिंपल बात यही है दोस्त कि कोई भी पदार्थ उपलब्ध हो, जब वो किस टेम्परेचर पे द्रव से गैस में बदल रही है, वो होता है क्वथनांक टेम्परेचर, यानी क्वथनांक बिंदु होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है दोस्त -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर या सेल्सियस पर, ध्यान रखिएगा माइनस का बात हो रहा है, प्लस में नहीं, माइनस का बात हो रहा है। यानी -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह गैस द्रव से गैस में बदल जाती है। किसमें? द्रव से गैस में बदल जाती है। ये देखेंगे दोस्त एक बार आपके एनसीईआरटी बिहार बोर्ड बुक में या एनसीईआरटी की बुक में ये आपको चित्र मिलेगा। इसमें क्या कर रहा है? वायु के घटकों को पृथक कर रहा है। ये भी आप जो ये आपके सामने है जो आपने अभी देखा,
उसको किस प्रकार, किस क्रिया विधि से आपने जो भी ये समझा, वायु को, उनके घटकों को किस प्रकार अलग किए, हमने ये चीज़ समझा अभी, ये चीज़ हमने अभी ये समझा। अब वो प्रैक्टिकल के रूप में ये है, समझेगा। जो वायु है यहाँ से निवेश करेंगे, यानी उसको छनक पत्र से सबसे पहले एंटर करेंगे। ये पूरा समझिएगा एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट में कैसे कैसे गैस जा रही है, कैसे कैसे तब्दील हो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर वायु जब आती है दोस्त, उसको दबाव दिया जाता है। हमने बोला था पहले कंडीशन में दबाव दिया जाता है और शीतलता का प्रयोग किया जाता है। ये दबाव दिए वायु को, उसके बाद जो वायु है यहाँ से, गर्म वायु यहाँ से निकली और ये देखिए ये जल हुआ, जमा हुआ, ये शीतलक जल है। यानी कि हमने सबसे पहले उस वायु को क्या किया, दबाया। उसके बाद जो गैस थी वो आगे निकालकर अगले स्टेप में पहुंची यहाँ पर, तो ये पूरा ठंडक है। इस ठंडक के वजह से यह शीतल वायु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्त, वायु शीतल हो जाती है। हमने 2 लेयर पार कर लिया। उसके बाद जैसे ही आती है ये पृथक करने वाली ये यानी कि ये जो जगह है, ये जगह बनाया गया दोस्त, यहाँ पर जो गैसें हैं पृथक होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पृथक होती हुई कौन गैस दिखाएगी, सामने देखिएगा। वो गैस किस में हो गई है, शीतल में। शीतल में गैस होने के बाद वो किस में हो चुकी है दोस्त, वो जल अवस्था में हो चुकी है। किसमें, जल अवस्था में। आप समझिएगा, यहाँ पर शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दोस्त, उसको इतना ठंडक मिल गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह शुष्क बर्फ के रूप में, शुष्क बर्फ के रूप में मतलब कि वो बर्फ अवस्था में रहेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने वातावरण टेम्परेचर में लाएंगे तैसे वो गैस में तब्दील हो जाएगा। किसमें, गैस में तब्दील हो जाएगा। वाटर में नहीं जाएगा, सीधे गैस में तब्दील हो जाएगा। तो वो यहाँ से सबसे पहले हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाता है शुष्क बर्फ के रूप में। किसमें, शुष्क बर्फ के रूप में। बाकी जो द्रवित वायु बचती हैं वो यहाँ से होते हुए, देख सकते हैं ये विस्तारक जेट है, मतलब यहाँ पर इनको जो गैसें निकलेंगी काफ़ी फोर्स से निकलेंगे यहाँ पे। और ये द्रवित जो वायु हैं, यहाँ पर जो प्रभाजी आसवन कालुम है, जो प्रभाजी आसवन कालुम है, जो जहाँ पर गैसें गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर बाय लेयर में, जब पहले नाइट्रोजन निर्गत होती है, फिर आर्गन, ऐसे लेयर बाय लेयर में ये गैसें धीरे धीरे क्या होंगी, निर्गत होंगी। और अंत में बच जाता है ऑक्सीजन। क्या बच जाता है दोस्त, ऑक्सीजन। क्या बच जाता है दोस्त, ऑक्सीजन। और जो हमारा द्रवित ऑक्सीजन यहाँ स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर हो जाता है दोस्त, द्रवित ऑक्सीजन। आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं नाइट्रोजन गया, क्यों नहीं यहाँ पर निर्गत आर्गन हुआ? तो इनके अलग अलग टेम्परेचर होते हैं दोस्त, इनके अलग अलग तापमान होते हैं, कि इनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं, इनके जो हिमांक होंगे अलग अलग होंगे, और उनके श्रेणी में होते हैं। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वथनांक है। देखिए ऑक्सीजन का क्वथनांक क्या है, -183, -186, -196। अब समझिएगा ध्यान से। और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो शुष्क गैस का, उसका अलग ही हिमांक रहेगा, उसका अलग ही क्वथनांक रहेगा। और उसका क्वथनांक देखिएगा तो उसका क्वथनांक पहले ही आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। इस वजह से यहाँ से दोस्त, यहाँ से पृथक करने का यहीं से शुरुआत हो जाता है। यानी सबसे पहले पृथक क्या हो जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और जो द्रवित गैसें हैं, जो यहाँ से निकली गैसें, यहाँ पर दबाव पहुंचा और यहाँ पर आने के बाद ठंडक हो गई। यहाँ पर ठंडक होने के बाद यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड आया तो ये निर्गत हो गई पहले ही, क्योंकि इनका क्वथनांक काफ़ी कम होगा दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद ये द्रवित गैसें यहाँ पर जाती हैं और ये प्रभाजन आसवन में पहुँचने के बाद ये अलग अलग लेयर में बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं दोस्त, तो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन निकलता है, उसके बाद आर्गन निकलता है। समझेंगे यहाँ पर दोस्त ध्यान से, नाइट्रोजन -196 में। यानी कि सबसे पहले अगर आपका टेम्परेचर जब कभी भी आएगा तो नीचे से आता है दोस्त, शुरुआत होता है नीचे से, 0 से होता है, और 0 से और नीचे जाएंगे तो माइनस है। यानी कि सबसे पहले -196 आएगा। इस वजह से सबसे पहले नाइट्रोजन निकला। यानी कि नाइट्रोजन सबसे पहले इसका क्वथनांक आएगा दोस्त, इस वजह से नाइट्रोजन सबसे पहले निकलेगा। उसके बाद आर्गन 186 आएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्त, धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सबसे कम टेम्परेचर है, सबसे पहले वो गैसें निकलेंगी। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 196 है, उसी प्रकार सबसे पहले कौन सी गैस निकली, नाइट्रोजन। उसी प्रकार आर्गन देख सकते हैं -86 है, उसके बाद क्या, आर्गन निर्गत हुई। और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 183 है। इस वजह से ऑक्सीजन कहाँ से निकल गई दोस्त, अलग ही स्टोर हो गई। यानी कि सबसे अंतिम में आपका ऑक्सीजन गैस निकला। क्यों निकला, क्योंकि उसका क्वथनांक कितना है, -183 है।
इस वजह से अंत में ऑक्सीजन बचा और जो स्टोर होकर इस फ्लक्स में या बर्नर में आकर ऑक्सीजन स्टोर हो गया। हमने अभी क्या देखा दोस्त, हमने यह देखा कि किस प्रकार हम वायु से ऑक्सीजन को अलग किए, अलग निकालें और उनके विभिन्न घटकों को यानी जैसे नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, उनको किस प्रकार हमने अलग प्राप्त किया, हमने ये देखा। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। हमने क्या किया, वायु लिया, वायु को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद उस वायु को एक ठंडक यानी शीतलक वाले जगह पर भेजा, वहाँ से ठंडक होकर वायु जब एक पृथक उनके घटकों को पृथक करने वाले स्थान पर पहुँचती है तो वहाँ पर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो अलग हो जाती है शुष्क रूप में। क्यों? क्योंकि इन तीनों की अपेक्षा, इन गैसों के नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन की अपेक्षा इनका क्वथनांक पहले आ जाता होगा, इस वजह से ये अलग हो गई। फिर यह आपको प्रभाजी आसवन में चले जाती है। प्रभाजी आसवन में जाने के बाद सबसे पहले नाइट्रोजन गैस का निर्गत होता है, क्योंकि इसका -196 यानी इसका पहले ही क्वथनांक आ जाता है। उसके बाद आर्गन गैस निकलता है जिसका -186 होता है, और उसके बाद अंत में ऑक्सीजन गैस निकलता है जिसका -183 होता है। इस वजह से अंत में सबसे निर्गत कौन हो गया, तो ऑक्सीजन गैस, द्रवित ऑक्सीजन गैस। चलिए दोस्त यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। अभी लगभग दो प्रक्रियाएं और हैं दोस्त। लगभग 2 प्रक्रियाएं और बची हैं दोस्त, उसको हम नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे वो 2 प्रक्रियाएं क्या हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे और उन 2 प्रक्रियाओं को समझने के बाद जो प्रश्न है उसे करेंगे। और आपने पिछले सेशन में और इस सेशन में और इसके थर्ड जो सेशन होने वाला है दोस्त, उसमें आप क्या पढ़े रहेंगे उन सभी का आप नोट्स लिखेंगे। पढ़ाते हैं दोस्त, लेकिन फ़िलहाल अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया है तो निकलते हैं। चलिए दोस्त, मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।